बच्चों, मैं डॉक्टर शारदा कुमारी, महारानी महेश्वर लता संस्कृत विद्यापीठ लोहना मधुबनी से। बच्चों, आज हम शास्त्री प्रथम खंड हेतु जो है शुंग वंश के इतिहास पे नज़र डालेंगे। बच्चों, कल की कक्षा में हमने मौर्य वंश के पतन से संबंधित बातों पे चर्चा की थी। मौर्य वंश के पतन के उपरांत जिस वंश का जो है वो उत्थान हुआ वो शुंग वंश था। पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक बृहदर्थ को मार करके शुंग वंश की स्थापना की थी और इस बात का उल्लेख जो है पुराणों में भी मिलता है। बाण ने भी हर्ष चरित्र में इसका उल्लेख किया है। कहा जाता है कि जब बृहदर्थ अपनी सेना का निरीक्षण कर रहा था तब उसके सेनानी जो है पुष्यमित्र ने उसकी हत्या कर डाली। साहित्यिक कृतियों से शुंग वंश पर विशेष प्रकाश पड़ता है। मौर्य साम्राज्य के बाद केंद्रीय सत्ता के अभाव में देश में विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति जो है वो प्रबल हो चुकी थी। पुष्यमित्र ने जिस क्रांति का नेतृत्व किया उसे जो है ब्राह्मण पुनः स्थापन काल के नाम से जाना जाता है। बृहदर्थ की हत्या के पीछे बौद्ध धर्म के विरुद्ध ब्राह्मण धर्म का विद्रोह भी संभवतः काम कर रहा था। देश पर विदेशी आक्रमण का खतरा भी उस समय बढ़ गया था और देश के अंदर विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति तो थी ही। कालिदास के नाटक मालविकाग्निमित्र का नायक अग्निमित्र है, उसके साले वीरसेन ने विदर्भ से मौर्य अधिकारी यज्ञसेन को जो है बाहर निकाल दिया था। बच्चों, शुंग कौन थे, इस पे प्रश्न उठता है। शुंग जो है, शुंगों के बारे में कहा जाता है कि ये लोग ब्राह्मण थे। पुराणों में पुष्यमित्र को शुंग कहा गया है। हर्ष चरित्र से भी शुंग वंश का प्रमाण मिलता है। केपी जायसवाल के अनुसार शुंग लोग ब्राह्मण थे। कहा जाता है कि पातंजलि पुष्यमित्र के राजपुरोहित थे। पातंजलि ने ब्राह्मण राज्य को सर्वोत्कृष्ट कहा है। अप्रत्यक्ष रूप से मनुस्मृति में भी इसका समर्थन मिलता है, क्योंकि मनु के अनुसार वेदज्ञ ही सेनापतित्व, राज्य, दंड नेतृत्व और सर्वलोकाधिपत्य के योग्य होता है। संभवतः मनु का संकेत जो है वो शुंग वंश की ओर ही है। पाणिनि और आश्वालायन सूत्र के अनुसार शुंग भारद्वाज गोत्रीय ब्राह्मण थे। दिव्यावदान में पुष्यमित्र को मौर्य कहा गया है, परंतु यह मान्य नहीं है। सभी उपलब्ध साधनों के आधार पर हम एक ही निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि शुंग जो थे वो ब्राह्मण थे और विपथ क्षत्रिय वर्ग के विरुद्ध व्यवस्थापक ब्राह्मण वर्ग की योजना का नेतृत्व कर रहे थे। दिव्यावदान में पुष्यमित्र को ब्राह्मण धर्म का कट्टर समर्थक जो है वो कहा गया है। साथ ही यह भी कहा है कि उसने बौद्ध विहारों पर काफ़ी प्रहार किया। तारानाथ भी पुष्यमित्र को ब्राह्मण और किसी राजा का पुरोहित मानता है। तारानाथ ने उसे ब्राह्मण राजा कहा है। पुष्यमित्र और शुंग वंश के जनप्रिय होने का कारण यह था कि द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व के प्रथम चरण से बाह्य आक्रमण से उत्पन्न परिस्थिति का सामना करने के लिए पुष्यमित्र ने तलवार उठा ली। मनु और महाभारत तथा ग्रीक लेखकों के प्रमाण से स्पष्ट है कि ब्राह्मण के लिए शस्त्र धारण अनुचित नहीं था। आश्वलायन श्रुत में शुंगों को आचार्य कहा ही गया है। बच्चों, इसके तिथि क्रम पे हम एक बार चर्चा कर लें। मौर्य वंश का अंत लगभग ईसा पूर्व 185 से 184 ईस्वी में जो है 184-85 ईसा पूर्व में हुआ। यही तिथि पुष्यमित्र के सिंहासनारोहण की भी है। मेरुतुंग के अनुसार पुष्यमित्र ने 30 वर्ष तक शासन किया और पुराणों के अनुसार 36 वर्ष तक। वायु और ब्रह्मांड पुराणों के अनुसार जो है उसने 60 वर्ष तक शासन किया। पुराणों में कहा गया है कि शुंगों ने 112 वर्ष तक शासन किया, परंतु शासन की अवधियों का योग जो है वो 120 वर्ष होता है। बच्चों, पुष्यमित्र का सर्वमान्य काल जो है वो 36 वर्ष है, अतः यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उसकी मृत्यु लगभग ईसा पूर्व 148 में हुई होगी। पुष्यमित्र की उपलब्धियों पे हम चर्चा करें। पुष्यमित्र सेनापति नाम से प्रख्यात था। अयोध्या अभिलेख, पुराणों, मालविकाग्निमित्र और हर्ष चरित्र में उसके लिए सेनापति शब्द का व्यवहार हुआ है। वह शुंग वंश का संस्थापक था। यद्यपि चतुर्दिक वह सेनापति नाम से ही प्रख्यात था। अपनी शक्ति दृढ़ कर उसने अपने प्रभुत्व की पुष्टि के लिए अश्वमेध यज्ञ किया, जिसका प्रमाण हमें अयोध्या अभिलेख, महाभाष्य और मालविकाग्निमित्र से मिलता है। मालविकाग्निमित्र के अनुसार उसने अश्व की रक्षा के लिए अपने पौत्र वसुमित्र के साथ राजा भेजे थे। उसके शासनकाल की सर्वप्रथम घटना थी विदर्भ से युद्ध। वहाँ का मौर्य अमात्य यज्ञसेन शुंगों का शत्रु हो गया था। बृहदर्थ की हत्या के बाद विदर्भ में उसने अपनी स्वतंत्र सत्ता कायम कर ली थी।
जो पुष्यमित्र के लिए असह्य थी। पुष्यमित्र के पुत्र और विदिशा के शासक अग्निमित्र ने बड़े कौशल से विदर्भ के साथ लड़ाई की। उसने यज्ञसेन के चचेरे भाई माधव सेन को अपनी ओर मिला लिया और संघर्ष के पश्चात उसने अपने आधिपत्य में विदर्भ का राज्य दोनों भाइयों के बीच बांट दिया। मालविकाग्निमित्र का नायक युवराज अग्निमित्र ही है। पुष्यमित्र की सत्ता जो है वो स्वीकृत हुई। उसके शासनकाल की दूसरी महत्वपूर्ण घटना है यवनों का आक्रमण। पतंजलि ने लिखा है अरुणद्यवन शाकेतम, अर्थात यवनों ने अयोध्या पर आक्रमण किया, और अरुणद्यवन माध्यमिकाम, अर्थात माध्यमिका पर यवनों ने आक्रमण किया। नागरी चित्तौर। संभवतः यवनों का आक्रमण पातंजलि के जीवन काल में हुआ था। पातंजलि पुष्यमित्र के राजपुरोहित थे, अतः यह स्पष्ट है कि यह आक्रमण जो है पुष्यमित्र के समय हुआ। गार्गी संहिता के युग पुराण के आधार पर बच्चों यह कहा जाता है कि यवनों ने साकेत, पांचाल, मथुरा पर जो है वो आक्रमण किया, और कुसुम ध्वज जो कि पटना, पाटलिपुत्र का जिसको हम आज के डेट में पटना कहते हैं, उसका पुराना नाम ही कुसुम ध्वज है, या पाटलिपुत्र के नाम से भी हम उसे जानते हैं, उस पर भी उसने आक्रमण किया। मालविकाग्निमित्र के अनुसार यह सुमेध यज्ञ का अश्व घूमते घूमते सिंधु के दक्षिणी तट पर पहुंच गया। वहां अश्व को यवनों ने पकड़ लिया। परिणाम स्वरूप जो युद्ध हुआ उसमें पुष्यमित्र के पौत्र वसुमित्र ने यवनों को पराजित किया और अश्व छुड़ा लिया। वसुमित्र ने 1000 सामंतों को साथ लेकर सिंधु तट पर यूनानियों से युद्ध किया। अभयनंदी की मायावृत्ति में अरुणंग महेंद्रो मथुराम ये वाक्य मिलता है। पांचाल और मथुरा के राजाओं की मुद्रा से आक्रमण का पता चलता है। इन मुद्राओं को मित्र मुद्राएं कहते हैं। 21 मित्र राजाओं की मुद्राएं जो है वो मिली है। स्ट्रेबो के विवरण से ज्ञात होता है कि यवन जो है वो गंगा और पालीबोथरा यानी पटना तक बढ़ाए थे। इस यवन आक्रमण का नेता कौन था इसका ठीक पता नहीं लग पाया है। चूँकि आक्रमण के नेता का नाम नहीं मिलता, इसलिए यह प्रश्न और भी विवादग्रस्त हो गया है। कुछ लोग मिनांडर को इस आक्रमण का नेता मानते हैं और कुछ लोग डेमेट्रियस को। ये दोनों ही बहुत बड़े योद्धा और विजेता थे। मिनांडर ही भारत में मिलिंद नाम से प्रसिद्ध है। स्टेन, कोनो और जायसवाल का मत है कि हाथी गुम्फा अभिलेख में वर्णित दिमित ही डेमेट्रियस है। भंडारकर डिमिट्रियस को ही पुष्यमित्र सुंग का समकालीन मानते हैं। सिंधु नद पुष्यमित्र के राज्य और इंडो ग्रीक साम्राज्य के बीच सीमा रेखा था। एक तीसरा मत है कि भारत में दो यवन आक्रमण हुए। प्रथम आक्रमण का नेता डेमेट्रियस था और दूसरे का मिनांडर। प्रथम आक्रमण पुष्यमित्र के शासन के आरंभ में और दूसरा उसके शासन के अंत में हुआ था। प्रश्न चूँकि इतना विवादास्पद है कि इस पर अंतिम निर्णय देना जो है वो असंभव है, लेकिन इतना निश्चित है कि यवन लोग बहुत दिनों तक अपना अधिकार नहीं रख सके और गार्गी संहिता के अनुसार पारस्परिक कलह के कारण यूनानी अधिक समय तक नहीं टिक सके और पुष्यमित्र का युद्ध जो है वो यवनों से हुआ था। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आगे हम इस पाठ को जो है जारी रखेंगे और इस पर चर्चा भी जारी रहेगी। तब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।